All right, let's start this. Okay. चलो, पहला क्वेश्चन है, सम फील दैट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर ए वाइटल न्यू रोड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके. न्यू रोड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, whereas others feel that they perpetuate अंडर डेवलपमेंट. फाइन. देर आर टू डायमेंशन है. एक तो उनको ग्रोथ पे देख रहे हैं, ओके, और दूसरा अंडर डेवलपमेंट पे. तो ये क्या लिखा है, लिबरल टेनेंट्स क्या होता है? हाँ, लिबरल थ्योरिस्ट लिखो ना सीधे आप. कई बार आप क्या होता है कि हाँ, वो आप टेनेंट्स बोलना चाहते हो, दैट इज समथिंग, उनके प्रिंसिपल्स. सो लाइक ट्राई टू सिंप्लीफाई योर आंसर. कई बार हम उसको एक्स्ट्रा बनाने के चक्कर में गलत वर्ड्स लिख देते हैं. तो जस्ट लाइक दिस इज व्हाट लिबरल्स बिलीव. ओके. टेनेंट्स तो किराएदार होता है, ठीक है. वो टेनेंट्स होता है प्रिंसिपल. सो एज पर द लिबरल टेनेंट्स यू वांटेड टू से, MNCs play a crucial role in the dissemination of core values human rights, economic cooperation, and leveraging growth. But Marxist notions identifies drain of wealth. सारे ताश के पत्ते एक ही ऑप्शन में मत, इंट्रोडक्शन में मत उसको फेंको यहाँ पे, ठीक है. इंट्रोडक्शन में बिल्ट अ लिटिल कि हाँ, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, लाइक व्हाट एग्जैक्टली दे आर प्लेइंग रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस. पहले उसको धीरे से एक्सप्लोर करो, उसको दिखाओ, ठीक है. कुछ डाटाज हैं तो यू कैन शेयर द डाटाज एज वेल. कोई रिपोर्ट आई हुई है, उस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हो आप. फाइन, उससे बिल्ड करो, ठीक है. ये सही है कि आप लिबरल्स और मार्क्सिस्ट के उसको थ्योरी को कनेक्ट करना चाहते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट फर्स्ट शो द सिग्निफिकेंस. फाइन. कोई भी चीज़ हम जब हम इंट्रो कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करने के बाद, डिफाइन इन द सेंस हर एक में डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चंस में होता है कि यू शुड टेल द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिंग. अगर कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म की तो कोई सिग्निफिकेंस होगी नहीं. टेररिज्म इज ए काइंड ऑफ चैलेंज, तो वहाँ पे आपको उसके चैलेंज को बताओगे. कोई ऐसी चीज़ है जिसका सिग्निफिकेंस है, इफ़ इट इज़ शोइंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसकी ज़रूर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है. तो पहले उसकी सिग्निफिकेंस दिखाओ, कैसे वो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, कैसे वर्ल्ड, लाइक हाउ द ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग द ट्रांसलेशन कॉर्पोरेशन एट द सेंटर स्टेज. उस पर बिल्डअप करो अपने इंट्रोडक्शन को. उसके बाद में डायमेंशन लेके आओ. दीज ट्रांसनेशनल ऑर्गन्स आर क्रूशियल फॉर, देखो, आई अप्रिशिएट कि आप कीवर्ड्स इसके अंदर आपके आंसर्स में बहुत मेंशन कर रहे हैं. आई रियली लाइक दैट. लेकिन आपको आपके आंसर को सिंपल भी बनाना है, ठीक है. कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है आंसर. तो शायद पहले जो आप कर रहे थे वो अब इतना नहीं कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट ट्राई टू मेक योर आंसर सिंपल. यूज कीवर्ड्स, but don't try to make it unnecessary complex. This is what you should be careful about, ठीक है. crucial for strengthening strategic pragmatism, cooperation of non-traditional security issues like climate, foreign reserves, this can handle. अब यहाँ पे बताओ आप मेरे को, cooperation in non-traditional security issues like climate, foreign. कई बार तो हम देखते हैं कि MNCs आर थ्रेट फॉर द क्लाइमेट चेंज का और इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज का पे थ्रेट बन के आ रहे हैं. अब आई डोंट नो हाउ यू आर राइटिंग दिस, दैट दे आर क्रिएटिंग, वो इंटरनेशनल NGOs हैं दैट यू शुड राइट अबाउट. ग्लोबलाइज फिनोमेना ऑफ इंटीग्रेशन, नॉट जस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग PPP मॉडल्स प्रोजेक्ट इन Kenya एंड बिल्डिंग मेट्रो. क्या लिखा है? ब्राज़ील बिल्डिंग मेट्रो लाइन्स, ambulances, but also justify regional integration by new ideas, culture, even traditional values. Okay. Still, Marxist themes suggest that it doesn't
beneficial third world, as scholars like A.G. Frank, Samira Means argued that they lead to the development of underdevelopment, rising insecurity dilemmas, extremism, internal security issues, building nexus. इतनी सारी चीज़ें जब एक ही पैराग्राफ में लिख दोगे तो वो कोई ज़्यादा क्लैरिटी लेके नहीं आएगा. इट मेक योर आंसर हॉच पॉच. आपके पास कंटेंट है, अब कंटेंट को है ना, जब भी आप यूपीसी के इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो आपका आंसर क्लियर और कंसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए. फाइन, टू द पॉइंट होना चाहिए. तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. चीज़ें लिखो. सुन पा रहे हो आप मेरे को? हाँ. तो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ पे इट इज़ अ फाल्स कॉन्शियस विच दे आर बिल्डिंग. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, ये साफ नहीं लिखा, थोड़ा सा अच्छे से स्कैन किया करो. ट्रैप डिप्लोमेसी जस्ट perpetuating in spite of seen as the, ये क्या लिखा है, ग्रोथ बिल्डर्स. इट जस्ट perpetuate underdevelopment in spite of these MNCs are seen as growth builders. अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी लिख रहे हो आप यहाँ पे. इन स्पाइट ऑफ दीज, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि इन स्पाइट ऑफ दे बीइंग परसीव्ड एज ग्रोथ बिल्डर्स दे आर परपेचुएटिंग अंडर डेवलपमेंट. दिस इज व्हाट यू आर मीन टू से बाय दिस थिंग. ओके. दिस रोल ऑफ फैक्टर्स डिपेंड्स मोर ऑन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड द कॉर्पोरेशन. ठीक है. Back to the question. Some feels that multinational corporations are a vital new road to the economic growth, whereas others feels that perpetuate underdevelopment. तो एसेंस यही था कि हमको दिखाना है कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या योगदान है, एंड हाउ दे आर लाइक देर आर बोथ थिंग्स हैपनिंग समटाइम. तो एक थॉट है लिबरल थॉट, it is justifying that it is very crucial for the economic growth and all, and the second thought is Marxist, और जहाँ पे आपने समीर अमीन किया, और they also जो इमैनुअल वॉलस्टीन की जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसके अंदर भी दे प्ले द रोल. जो कोर और पेरिफेरीज का जो और सेमी पेरिफेरीज का जो एक ब्रिज है, दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते थे. तो देखिए, द गुड थिंग अबाउट योर आंसर्स, यू आर यूजिंग कीवर्ड्स, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द आंसर, द कोर डिमांड ऑफ द आंसर्स. बस चीज़ क्या है, इतना ज़्यादा होच पोच मत करो. बहुत सारा कंटेंट जब डालोगे आप, उसके अंदर क्या होगा, सम टाइम यू मे इरिटेट द एग्जामिनर बोलेगा भाई वो कहना थ्री इडियट्स वाली, अरे कहना क्या चाह रहे हो. तो अगेन यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट एंड क्लियर इन योर एक्सप्रेशन. ये चीज़, और मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया आपने. मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले जो आंसर लिख रहे थे उससे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है. ये मत दिखाना चाहो कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है. ये दिखाओ कि भाई ये सूटेबल इन्फॉर्मेशन है, दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग हियर. ठीक है, वो उसको क्लियरली जस्टिफाई करे आपके आंसर को. हाँ, हम्म, हम्म. हाँ, हाँ, डालो, डायमेंशन डालो, लेकिन जब एक पैराग्राफ के अंदर अगर 6 डायमेंशन डाल दोगे ना आप, तो इट बिकम लिटिल हॉच पॉच. समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? ठीक है, अगर आपने 2-3 डायमेंशन डाली हैं, वो क्लियरली डाल दिया आपने उसके अंदर, और वो बहुत इफेक्टिव हो जाएंगी, बजाय कि 5-6-7 डायमेंशन ऐसे होच पोच तरीके से डाल दिया. सिर्फ इतना ही है समझने की बात. आई थिंक आई एम मेकिंग अ पॉइंट हेयर. हाँ, थोड़ा सा उसको सिंपल लगना चाहिए उसको, कि हाँ ठीक है, कॉन्क्रीट बात बोली है बच्चे ने और अपनी इस बात को जस्टिफाई किया है. 2-3 चीज़ें लिखने के बाद, 3-4 चीज़ें लिखने के बाद में जब उससे मेन थीम से आपने लिंक कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि देखो यार ये चीज़ है, दिस रिफ्लेक्ट द हाउ दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर वर्ल्ड कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, और कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपेंड कर रही हैं, गिव सम डाटाज. उसके बाद में जब आओगे
So you can also show that their development is uneven. Fine. And for example, they are not investing that much in African countries or the very poor countries. They are just targeting certain markets. तो वो चीज़ें आप उसमें थोड़ा बहुत कोई किसी रिपोर्ट वगैरह का मेंशन, ये देखिए इसमें आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको मैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया आशियान है, या फिर जो भी इंडिया यूएसए है, इंडिया चाइना है, या फिर ये आंसर लिख रहे हो आप, ऐसे जो भी बहुत सारी जितनी थीम है ना, उससे रिलेटेड सर्टेन फैक्ट्स होते हैं। उन फैक्ट्स को आप एक पर्टिकुलर नोट्स तैयार करो जिसमें 5-10 ही लाइन के कुछ क्रूशियल फैक्ट्स हों। फॉर एग्जांपल ट्रेड डिफिशिएट हो गया किसी कंट्री के साथ में, कोई रिसेंट एग्रीमेंट्स हो गए, और उनकी एक फ्लैश कार्ड्स टाइप में नोट्स बना लो, उनको बिल्कुल कंसाइज नोट्स, और अगेन एंड अगेन रिवाइज दोज नोट्स। फाइन। एंड देन व्हेन यू आर राइटिंग दोज आंसर्स, उसको अकोमोडेट करो प्रॉपरली, उसको इतना भरना नहीं है आंसर को उन फैक्ट से। जहाँ पे भी लगे यहाँ पे रिलेवेंट है वहाँ पे लिख दो। आंसर में फैक्ट मेंशन करना कॉन्क्रीटनेस लेके आता है कि बंदा जो कहना चाह रहा है उसको अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। बट जब ओवरलोड कर देते हो आप इन्फॉर्मेशन से, तब जो आंसर का जो ऑर्गेनिक फ्लो है ना, वो टूट जाता है वहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस थिंग व्हाट आई मीन टू से? हाँ, उसमें मतलब ठीक है, मसाला इतना होना चाहिए कि खाना चटपटा लगे, जहर ना बन जाए मसाले से, बस इतना ही समझना है। ठीक है, और लोड नहीं होना चाहिए आंसर। आंसर में सब कुछ है। इट इज़ ए वेरी गुड आंसर, यू आर टचिंग अपॉन ऑल द डायमेंशन, यू आर आल्सो मेंशनिंग द लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थॉट, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। थ्योरी भी इन्फ्यूज कर रहे हो, करंट भी डालने की कोशिश किया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन उसको पॉलिश करना है। लाइक जितना ज़रूरी है उतना डालो, टू द पॉइंट डालो, कंसाइज करो, ओवरलोड मत करो। 3-4 पॉइंट ये बस याद रख लो, ठीक है? बस इतना ही है, एक चीज़ से सीखा उसको इम्प्लीमेंट करना है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं तो आई जस्ट अप्रिशिएट यू लाइक एनीथिंग कि 5-6 महीने पहले यू आर वेरी रिजिड। आई थिंक हमने 1 घंटा बात की थी इसके ऊपर, एंड यू वर सर कि ये वो, एंड यू ट्राइड टू जस्टिफाई योर आंसर्स। मैंने कहा कि बेटा नहीं, इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग, इतना डालने से वो चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन एंड आई थिंक यू डू लॉट्स ऑफ रिसर्च, उसके बाद में आपको पता चल गया होगा कि वो उस टाइप के आंसर से कितना इम्प्रूव आया, और कैसे आपने अगर किसी टॉपर्स वगैरह के आंसर पढ़े हों तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट लिखते हैं, वो चीज़ें वो क्लियर और कंसाइज रखते हैं, और इतना भरते नहीं आंसर को, जितनी ज़रूरत है उतना ही डालो उसके अंदर। ठीक है? एक्सप्लेन द सेंट्रल टेनेंट्स of the world system theory. World system theory, okay. Employed to analyze world into various systems level analysis, where capitalism has become world system inspired by the theory of capitalism. Okay, good. Sense of to core develops. क्या कहना चाह रहे हो आप यहाँ पे? सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एज टेनेंट नहीं, these are components. फाइन, these are components, जैसे यहाँ पे बना रखा है आपने ये। और देखो, जब भी डायग्राम बनाओ तो ऐसा करो, इतना सा स्पेस रखो, वहाँ पे प्यार से अपना डायग्राम बना दो, ये मत करो उसके साथ में। ठीक है, थोड़ा स्पेस दो, उसमें अच्छे से बनाओ उसको। ओके, ये साइड में मत लिखो, वहाँ पे इतना बनाओ क्लियरली दिखे कि हाँ आपके पास स्पेस काफ़ी होता है वहाँ पे आपकी शीट के ऊपर, उस पर अच्छे से होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अच्छे से प्रेजेंट करो अपने आंसर को। डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट को, ओके, ये बहुत जेनरिक आंसर हो गया आपका। नहीं, ये जेनरिक आंसर, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं लिखा दिखाई दिया मेरे को। ठीक है, आपने कंपोनेंट बता दी, सेंट्रल टेनेंट्स कौन सी चीज़ें हैं, फाइन, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये सिस्टम
यहाँ पे आप थोड़ा सा बता सकते थे लेनिन की जो थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म है, इसको कैसे इसने यूज़ किया, कैसे मतलब ही ब्रॉट दिस सेमी पेरिफेरल वाला चीज़ को, सेमी पेरिफेरीज को कैसे उसने इसके अंदर इंक्लूड किया, कैसे शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। यू कैन हैव रिटन ऑल दोज थिंग्स, और कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स भी इसके अंदर डाल सकते थे। तो ये आंसर मैं मार्क्स दे देता हूँ आपको, ताकि आपको लगे ये पहले वाले में मैं आपको 4 मार्क्स देता, इसमें आपको 3.5 मार्क्स ही देना चाहूँगा मैं, 3 या 3.5 के बीच में आई वुड गिव मार्क्स टू यू। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सब्सटेंस लेके आओ, थोड़ा सा कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल डाल सकते हो, ब्रिक्स वगैरह डाल रहे हो, ओके यहाँ पे डाल सकते हो। और साथ के साथ में इसकी कोई अगर लगे आपको कोई क्रिटिसिज्म या फिर ऐसा कुछ लगे इसकी जो फ्लो वगैरह है, यू कैन ब्रिंग दैट एज वेल। indulge in the ओके देखो ठीक है, चाइना का आपने एग्जांपल दिया, ट्राई टू राइट वेस्टर्न कंट्रीज लाइक दे प्रेफरेबली दे आर यूजिंग वेस्टर्न कंट्रीज इन दैट कंटेक्स्ट इन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। जो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है दैट इज यूटिलाइजिंग द पेरिफेरीज फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, वहाँ पे आप वो डायमेंशन आप लिख सकते हो। अदरवाइज ये भी कोई इतना कुछ वो नहीं है, बट दैट कुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट। फाइन, ठीक है, समझ में आया ये। डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस थ्योरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, dissuading the adversary from the taking an action which has not yet started means of ये क्या है, reprisal of threat in the। अब देखो आपका इंट्रोडक्शन देखो, आप क्या लिखा है आपने, न्यूक्लियर डिटरेंस थ्योरी रिलाइज ऑन ये स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, dissuading the adversary from taking an action which has not yet started or as means of reprisal of threat in the recent। ये पहले तो उसको क्लियरली डिफाइन करो, उसके बाद में लिखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट हैपेंड। उसको ऐसे मत लिखो कि, समझ रहे हो आप, कि अभी तक सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है, उसके बाद आपने इन रिसेंट इंडिया पाकिस्तान पहलगाम अटैक, क्या हुआ रिसेंट यू वांट टू से दैट इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू ट्राइंग टू कन्वे हियर, बताओ क्या कन्वे करना चाह रहे थे यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल लिख के। वो समझ गया है मैं, वो समझ गया है मैं, लेकिन आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो ना, पहले पहले आप कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर रहे हो, आप लेट इट गेट कंप्लीटेड, उसके बाद में लिखो फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट हैपेंड इन रिसेंट टाइम्स। मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, हाँ मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका जो स्ट्रक्चरिंग ऑफ इंट्रोडक्शन है वो इफेक्टिव नहीं है। फाइन, ओके अगर गलती से भी एग्जामिनर ने इसको पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन जैसा मेरा मानना है कि आपके हर एक आंसर्स को तो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे हो, पहले वाले 5 से 10 क्वेश्चंस को ठीक ठाक से तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद में एक बेसिक ओवरव्यू सा लेते हैं एंड देन दे गो विद द फ्लो, तो उसी में बिल्डअप कर लेते हैं। बट अगेन ठीक है कीवर्ड्स मेंशन कर रहे हो, लेकिन उस अब ये क्या है 10 मार्कर्स हैं, 10 मार्कर्स पहले 5 क्वेश्चंस में मतलब आते ही हैं 1 to 5, और उनको तो अच्छे से पढ़ते हैं, तो 10 मार्कर्स में ऐसी चीज़ें मत करो, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखो। यूटिलिटी ऑफ द थ्योरी डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ अदर एक्टर्स। आप जो न्यूक्लियर डेटरेंस थ्योरी है, जैसे आप थॉमस लिंक के बारे में लिख रहे हो, यू जस्ट
मेंशन दैट ना, हु टॉक्स अबाउट डेटरेंस थ्योरी? डेटरेंस थ्योरी को कौन प्रमोट करता है? विच स्कूल ऑफ थॉट प्रमोट्स द डेटरेंस थ्योरी? बताओ। अरे न्यूक्लियर डेटरेंस को कौन प्रमोट करेगा? लिबरल करेंगे, रियलिस्ट करेंगे, कौन करेगा? हाँ हाँ, ये थॉमस स्टिलिंग भी तो इसको स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की बात करते हैं ना ये। तो मेंशन करो वो- हाँ, उसको मेंशन करो ऐसे को, लाइक थॉमस स्टिलिंग ही इज स्ट्रेटेजिक रियलिस्ट। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की बात करते हैं ये। बिल्ड्स मिलिट्री कैपेसिटी टू ब्रेक ऑफ एंड वॉर थ्रेट एग्रेशन एज इंडिया, as India retaliate with the second strike capabilities using to the uh, retaliate terror। देखो रिपीटिटिव हो रहा है आपका, रिटेलिएट विद द सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी यूजिंग स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू रिटेलिएट टेरर। तो एक सेंटेंस के अंदर दो दो चीज़ें ऐसे लिख के आप रिपीटिशन करोगे तो जो ऑर्गेनिक फ्लो है ना आंसर का वो टूट जाएगा बीच में। लाइक बी केयरफुल विद योर एक्सप्रेशन। ओके, स्टिल देर आर स्कॉलर who say it is different to understand the behavior of actors who may be suicidal, psychotic, he may go for war and retaliate। okay, who are these scholars? किस स्कूल से बिलोंग करते हैं स्कॉलर जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो? हाँ, नहीं स्कॉलर का नाम नहीं, मतलब किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? लाइक दे आर रियलिस्ट, दे आर लिबरल, और like in which school they say that there are different way to understand the motives and uh, हाँ सोशल, हाँ वो मेंशन कीजिए आप यहाँ पे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो लिखने के बाद आप एक, आप यूटिलिटी लिखने के बाद में, मतलब वही बात है, आप सिग्निफिकेंस बता रहे हो उस चीज़ की। ठीक है, डिस्कस द यूटिलिटी। यूटिलिटी इज लाइक हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, यू आर इनडायरेक्टली यू आर ब्रिंगिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे तो आप कंक्लूडिंग पार्ट में प्रोसीड कर रहे हो ना, यहाँ पे तो आप आ गए, तो कंक्लूडिंग पार्ट में आ रहे हो आप। तो यू आर क्वेश्चनिंग दैट यूटिलिटी कि नहीं भाई इसको क्वेश्चन भी किया गया है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। स्टिल देयर आर स्कॉलर्स, फाइन, वर्क्स बिटवीन रिसेंट स्टैंड ऑफ। और ये है ना छोटे, लाइक कैपिटल वर्ड, कैपिटल लेटर्स मत यूज़ किया करो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में। एज एग्जाम्पल ऑफ इंडिया ट्राइड म्यूचुअली एसोर्ट destruction doctrine works between recent standoff as example of so the new normal distinction between the non-sector but warfare seems to lead instability in the region still। चलो ठीक है, कुल मिला के आपका ये आंसर। अगेन स्ट्रक्चर अच्छे से करो आपके आंसर को, इंट्रो वगैरह को। बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड इज मोर स्टेबल देन द मल्टीपोलर वन। केनेथ, केनेथ की स्पेलिंग भी गलत रखी है आपने। केनेथ वॉल्ट्स इन हिज theory of internal politics says bipolar structure of a world can bring strategic stability, the world countering aggression of wars, countering aggressions of war। देखो अब लाइन टू लाइन पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आई कैन टेल यू कि देखो कई बार वर्ड्स हम ऐसे लिख देते हैं जो अगर पढ़ लिया तो उसका कुछ सेंस बन नहीं रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्या कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे? अब यू आर राइटिंग हेयर
A bipolar structure of world can bring strategic stability in the world, countering aggressions of war. यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, war threats and multipolarity lead to great power politics. अब मैं इसको क्लियरली नहीं समझ पाया हूँ आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो. फाइन, वाई यू आर राइटिंग द ग्रेट पावर, व्हाट इज ग्रेट अबाउट पावर पॉलिटिक्स, बताओ. हाउ केनेथ वॉल्ट्स criticize multipolarity? Is it saying, he's saying that it is some kind of great power politics, multipolarity? हाँ वो हाँ ये लिखो ना आप क्लियरली उसको. आप ऐसे भारी भारी भरकम वर्ड यूज क्यों यूज कर रहे हो जिससे क्लैरिटी नहीं आ रही है बल्कि कन्फ्यूजन आ रही है. ये कीवर्ड देखो, समटाइम व्हेन यू आर यूजिंग कीवर्ड का फायदा क्या है कीवर्ड यूज करने का, कि आप चीज़ों को स्पेसिफिक बना रहे हो. फाइन, ओके. लेकिन कई बार कीवर्ड और जार्गन के अंदर डिफरेंस होता है. व्हेन यू आर यूजिंग जार्गन्स तो क्या लेके आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? इतना ही डिफरेंस है. अब आपके पास में चीज़ें हो गई हैं, उसको यूज करना है सिंप्लीफाई करने के लिए, स्पेसिफिक बनने के लिए, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए. इज दैट क्लियर टू यू? हाँ, उनको उतना ही जहाँ पे यो उसका सिग्निफिकेंस हो, इसी को आंसर राइटिंग स्किल्स बोलते हैं. दैट यू आर यूजिंग वेर इट इज बिंग, वेर इट शुड बी यूज्ड. उसको ओवर यूज करना उन चीज़ों को और गलत जगह पे अकोमोडेट कर देना अर्थ का अनर्थ बना देगा वो. ठीक है. What's further says that this world is anarchic nature. Structures, stops, interdependence, thus needs, corporation thus needs. क्या लिख रहे हो यहाँ पे, आप पढ़ के बताओ मेरे को. What's further says this world is anarchic in nature, structures, stops, interdependence, corporation, interdependence and corporation करना चाह रहे हो क्या आप यहाँ पे? What exactly you wanted to convey? Thus needs power to secure national interest. बताओ बेटा, इसका क्लियरली क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं, वो तो आप भी जानते हो कि वो क्या कह रहा है, मैं भी जानता हूँ. लेकिन ये 3 लाइन क्या कहना चाह रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे. वो जो बताना चाह रहे हो आप, वो क्लियर है क्या इसके अंदर? स... हम्म हाँ तो बेटा वो अनार्की स्ट्रक्चर है ना. फाइन, उसको एक एक लाइन में पहले लिखो उसको क्लियरली. अब अनार्किक इन नेचर, वर्ल्ड दैट इज, जो सिस्टम है ना, तो स्ट्रक्चर है, दैट इज इटसेल्फ इज अनार्किक. जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, दैट इटसेल्फ इज अनार्किक. तो उसको अलग अलग उसमें लिखने की क्या जरूरत है? अनार्किक इन नेचर, स्ट्रक्चर स्टॉप इंटरडिपेंडेंस. सो द स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज अनार्किक. यहाँ पे ठीक है, आई नो दैट, यू नो दैट, फाइन. बट जो सेंटेंस है वो इसको कंफ्यूजिंग बना रहा है. फाइन. अब यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टॉप्स इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे क्या लिखा जाता था? इंटरडिपेंडेंस एंड कॉर्पोरेशन. जो आपने जो कोमा लगाया यहाँ पे, दस नीड्स पावर टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट. बताओ. कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन की तो बात करेगा ही ना वर्ड्स. कॉर्पोरेशन तो है नहीं वहां पे.
नहीं, वॉल्ट व्हाट ही सेज दैट कि भाई ये जो भी है ना, ही इज सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, ठीक है। हाँ, तो अपने आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है स्टेट को, फाइन। स्टेट को नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्टेट हैज़ टू एक्सपेंड इट्स कैपेबिलिटीज, ठीक है, थ्रू द सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प। कोऑपरेशन की बात कहाँ करेंगे ये लोग, कोऑपरेशन तो करना ही नहीं चाहते ना वो। अनार्की क्यों है? बिकॉज वी डू नॉट बिलीव कि वो सामने वाला क्या करने वाला है, फाइन। हाँ हाँ, तो कोऑपरेशन की बात नहीं करेंगे ये लोग। जो भी सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर हैं या फिर पावर मैक्सिमाइजर हैं, मर्शिमर, ये लोग दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कॉर्पोरेशन। लिबरल हैं दे, लाइक बेसिक टेनेंट जो रियलिज्म के हैं उसके अंदर कॉर्पोरेशन की बात करेंगे नहीं वो लोग, फाइन। चाहे वो न्यू रियलिस्ट हों, चाहे वो रियलिस्ट हों, क्लासिकल रियलिस्ट हों। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चे फिर आप? पहले आप क्लियरली उसकी, पहले स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सपेंड करो, उसके बाद में देन यू ब्रिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी इस हिसाब से हो जिसको सब्सटेंशिएट किया जा सके अदर स्कूल ऑफ थॉट के जरिए, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर सेइंग दिस लाइक यू एज ए स्कॉलर इज सेइंग दिस थिंग, फाइन। बट किसी स्कॉलर ने कहा है, यू कैन सब्सटेंशिएट दैट दिस इज आल्सो द डायमेंशन एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। लेकिन यहाँ पे क्या है, यू आर सेइंग वर्ड्स फर्दर सेज, ठीक है, उसके अंदर ही आपने लिखा हुआ है ये, एंड इट्स क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन। इज दैट क्लियर? आपने वर्ड्स का नाम लेके आपने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे। इवन मार्गेंथ्यू सेज दैट threats of war aggression still there, but he justify the concept of multipolarity to bring stability. It leads to this central great polarization of power politics at two poles. Leads to control great polarization of power. अब देखो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही डायमेंशन एक्सप्लोर करनी है, वो ये है कि ही इज जस्टिफाइंग और लाइक न्यू लिबरल थॉट दे, सॉरी न्यू रिलीज थॉट दे जस्टिफाई, और स्पेसिफिकली कहने तो वर्ड्स दे जस्टिफाई दैट वर्ल्ड है ना बाइपोलर होना चाहिए, फाइन। और कोल्ड वार के अंदर जो मतलब जो भी द 10th लगा लो, जो भी पीरियड लगा लो, इट डिड नॉट गो आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ बाइपोलैरिटी। दिस इज व्हाट ही सेज दैट कि भाई बहुत ज़रूरी था, फाइन, बाइपोलैरिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट ही सेज, फाइन। और अभी जब इसका काउंटर क्रिएट करना है आपको, उसमें जॉन मर्शिमर कहता है कि इट्स नॉट बाइपोलैरिटी, हमको यूनिलैटरलिज्म की तरफ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि आप अपनी पावर कितना मैक्सिमाइज करो कि आप कोई पोल को खड़ा ही नहीं होने दो। दिस इज व्हाट ही इज सजेस्टिंग। उसमें फिर आप ये डायमेंशन डाल सकते हो यहाँ पे। ड्यूरिंग कोल्ड वार विद द हेल्प ऑफ माई डॉक्ट्रिन एंड एंट्रेंस थ्योरी, पीस हैड इंश्योर्ड विद द स्ट्रक्चर बट इन कंटेम्परेरी, फाइन। Peace had ensured with the bipolar structure of world and pragmatic stability following the multi the calculated and pragmatic stability following the materialism with each other on cooperation against transnational terror attacks. Example in the discussed Pelagam summit, okay, Clump plus ensured principle of power with others over the power over others. And even various social constructivists countered the realist tendencies of bipolarity as narrow approach. Also, Hadley Bull says today's world is complex. ठीक है, so that is satisfactory.
और हाँ, यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बस इस बात को याद रखना, थोड़ा सा आंसर और सिंपल हो सकता है, फाइन। और आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट द वे यू आर मेंशनिंग स्कॉलर्स एंड द कीवर्ड, दैट्स गुड, बट थोड़ा सा और इसको सिंपल फॉर्म में, और इतना ही जितना कि अच्छा लगे। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स डालते हो, दैट इज़ आल्सो गुड, ये करते रहो। तो 4.5 मार्क्स में आपको इस आंसर में दूंगा। critically assess the changing nature of concept of national security. Security as a term defining is defining security as a term is an uphill task. For real step is to secure maximum power, building alliances. This is preservation of correlates from threats of aggression. Okay. Security is a contested concept. You could have written this. Changing nature of concept of national security determines the nuanced epistemology employed by Barry Buzan concept of peace act. Okay. Buzan says that security is a relation concept. We have to understand international patterns to assess it. Very good. देखो यहाँ पे आपने कीवर्ड्स भी अच्छे से यूज़ किए हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके आर्गुमेंट्स फ्लो में जा रहे हैं, ठीक है, फ्लो ब्रेक नहीं हुआ चीज़ का, क्लियरली उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ व्हाट हैपेंस विद द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ में एक ऑर्गेनिक फ्लो मेंटेन रहता है आपका आंसर के अंदर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जब चीज़ लिखा आपने और उसके बाद में एग्जाम्पल भी उसके अंदर मेंशन कर दिया और उसका एसेंस भी मेंशन कर दिया, तो उसमें एक चीज़ को आप पर्टिकुलर डील कर रहे थे, उसमें आपने 5 चीज़ों को नहीं घुसाया, तो इट हेल्प्स यू टू मेंटेन ऑर्गेनिक फ्लो। आल्सो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट, ये क्या लिखा है, एसर्ट चेंजेस इज लाइक फोकसिंग ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी, internal security, external security for the nation to utilize their, ठीक है, the human security, national security from the climate change. Okay. Even after the extreme tendencies, insurgencies like strategic क्या है ये, assertions, क्या लिखा आपने ये, for national security with nuance it needs to ensure their strategic assertions secured from these threats. They need to compare. मैं तो समझ गया आप क्या क्या चाह रहे हो, लेकिन इस एक्सप्रेशन में कुछ फॉल्ट है। फाइन, अगेन मेक इट मोर सिंपल। बात ये है कि अर्लियर नेशनल सिक्योरिटी वी वर जस्ट रिलाइंग ऑन द सेल्फ हेल्प थिंग, कि भाई हमको हमारी कैपेसिटी को एनहेंस करना है, देन वी कैन मेंटेन अवर नेशनल सिक्योरिटी, फाइन। बट in today's world this security concept is going far beyond the state boundaries. We need cooperations of other actors, not only other actors, other nations, जैसे आपने SCO RATS और पेरिस प्रिंसिपल्स को मेंशन किया है क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में। दिस इज व्हाट यू कुड हैव रिटन। अब वही है, आपने पता नहीं कहाँ से कुछ एक कीवर्ड्स कैसे डाल रहे हो, उसका ओवर यूज हो रहा है एंड इट इज क्रिएटिंग ट्रबल्स। हाँ, मतलब ओवर यूज, मतलब बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स डालोगे तो क्या है, जो क्लियरली बात कहना चाह रहे हो ना वो नहीं पहुंच पाएगा एग्जामिनर तक, और एक टाइम के बाद क्या होता है, उससे एग्जामिनर इरिटेट भी हो सकता है आपके इस ओवर यूज ऑफ जार्गन्स और कीवर्ड्स, ठीक है। तो क्योंकि ये कोई स्कॉलरली डायलॉग नहीं चल रहा है आपका उनके साथ में, दे स्टिल, हाँ
हाँ वेरी गुड, मैं कह रहा हूँ ना, दैट्स वेरी गुड व्हेन यू आर गिविंग एग्जांपल्स, फाइन। तो कई कई जगह पे सुटेबल हैं कीवर्ड्स, यूज दैट। उसको ओवर यूज मत करो, हर जगह पे कीवर्ड्स ही डाल के कुछ ये दिखाना चाह रहे हो उसको। ही इज जस्ट कंसर्न अबाउट दैट, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, आप उसको आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड थिंग। बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूज करने के बाद में ही और शी माइट्स गेट दिस थिंग कि यार बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है बच्चा। दिस इज, हाँ, हम्म, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ एज ए एग्जामिनर बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, एज ए एग्जामिनर बता रहा हूँ मैं, एग्जामिनर। और मैं एग्जामिनर, फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल दूंगा, ये तो एग्जामिनेशन मतलब दिस इज द एग्जामिनेशन प्रोसेस, मैं चेक कर रहा हूँ, कोर चेक कर रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, वहाँ पे कोई जूनियर किसको मतलब किसी सीनियर लॉयर ने अपना जूनियर को भेज दिया वहाँ पे। देन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आस्क कि भाई आपके सीनियर लॉयर कहाँ पे हैं? उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में उनकी कोई हियरिंग है, वो वहाँ पे हैं, ही इज़ बिजी विद द हियरिंग इन हाई कोर्ट। देन दैट पर्सन, दैट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये रिसेंटली 1-2 महीने पहले की बात है, बहुत क्रूशियल बात है आपको समझना। ही सेज दैट ही मेड दिस रिमार्क कि भाई जजेज आर आल्सो हैविंग देयर पर्सनल ईगोज, और उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। ये रिमार्क है, आप अगर सर्च करोगे नेट पे मिल भी जाएगा आपका। तो यू शुड नॉट यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड कि मेरे सीनियर हैं वो हाई कोर्ट में बिजी हैं, दैट इज वाई ही इज नॉट एबल टू कम हेयर। तो भाई ये एग्जामिनर्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन फ्रजाइल ईगोज, फाइन। उनको लगता है कि भाई इतना रायता क्यों फैला रखे हो, जब इतना पूछ ही नहीं रखा है, उतना ही बताओ ना, तो समझाना हो क्लियरली मेरे को। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। और पहले की तरह मैं कहूँगा, उसका विवेक आपका है, दिस इज योर डिसीजन हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट, फाइन। बस इतना ही है कि आंसर में आपको एक आंसर सिंपल हो, टू द पॉइंट हो, कंसाइज हो, और चीज़ें आराम से कह दो जो कहना चाह रहे हो। उसको अननेसेसरी यूज करके, ज़्यादा यूज करके, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एक ऑर्गेनिक फ्लो होता है आंसर का, वो उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। एक ओरिजिनलिटी कि भाई आपने क्या लिखा, ठीक है। ये तो है नहीं कि मोदी जी की तरह आपने भी ये सारे कीवर्ड्स अपने आप ही बना दिए होंगे, फाइन। मुझे पता है आपने बहुत ज़्यादा होमवर्क करके रखा हुआ है, लेकिन उस इस बात को दिमाग में डालो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आपके दिल से ये आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं यार, दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे मेरे को ये कीवर्ड डालना है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इस बात को ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। आपके दिल से ये आवाज़ आनी चाहिए कि भाई मेरे को ये डालना है यहाँ पे। आपके दिमाग से ये इंस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए कि भाई मैं ये जगह ढूंढूं जहाँ पे मेरे को ये कीवर्ड डालना है। दिस टू डिफरेंट थिंग्स। एक जहाँ पे आपका दिल कहे कि नहीं यार, दिस इज द राइट प्लेस, आई शुड यूज दिस कीवर्ड, आप उसको वहाँ पे यूज कर रहे हो, दैट इज यू आर अकोमोडेटिंग इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उसकी सुटेबिलिटी है। जब आपका दिमाग ही ढूंढ रहा होता है ना कि मैं कहाँ पे इसको अकोमोडेट करूँ, मेरे पास है मटेरियल और मुझे इस मटेरियल को यूज करना है आंसर में समहाउ, देन आप उसके जो ऑर्गेनिक फ्लो है आंसर का, उसको बिगाड़ दोगे आप। यही ऐसे में होता है। यू हैव द कंपोनेंट, आप कंटेंट आपने बना के रखा हुआ है, आपका कंटेंट, आपके पास डाटा है, आपके पास सब कुछ है। एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, जहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं वहाँ पे आप डालते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास उसका कंटेंट है, आप भी उसको डाल रहे हो, एंड इट डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक फ्लो ऑफ द आंसर। आई थिंक आई एम मेकिंग पॉइंट। तो एक बात समझाऊंगा आपको मैं। यू हैव नॉलेज, फाइन, बट यूज दैट नॉलेज एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ओके, ठीक है। मे बी आई एम नॉट एबल टू कन्वे इट टू यू क्लियरली, लेकिन इसको 2-3 अलग अलग तरीके से बताऊँ आपको मैं। आपकी नॉलेज को आपको डिमांड ऑफ क्वेश्चन से ही लिंक करके आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। अब द एग्जामिनर इज कंसर्न अब कि भाई मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, और उसने उसको लिख दिया है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, और आल्सो यूजिंग सम पोल साइंस रिलेटेड कीवर्ड्स, एंड आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है। वो कोई रिसर्च पेपर थोड़ी आपसे डिमांड कर रहा है, फाइन। हाँ स्कॉलरली लैंग्वेज
ये कीवर्ड्स और पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो वर्ड्स यूज कर रहे हो, यू आर शोइंग दैट आई हैव द डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो आपसे डीप नॉलेज की डिमांड ही नहीं कर रहा है, जस्ट डिमांडिंग द कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो आप। दिस इज व्हाट आई एम कन्वेइंग टू यू, कि ज़्यादा हमको जरूरत देने की जरूरत ही नहीं है, जितना उससे पूछा उतना ही दे दो उसको। ठीक है, जो आपके पास नॉलेज है अकोमोडेट इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड मेक इट योर आंसर सिंपल, कीपिंग द ऑर्गेनिक फ्लो। ठीक है, जब दिल कहे आपका कि दिस इज द राइट प्लेस, आई शुड बी यूजिंग दिस, यूज इट, फाइन। व्हेन यू हैव टू थिंक कि भाई ये मेरे पास ये मसाला भी है, इसको मैं कहाँ पे यूज करूँ, देन सब वो गड़बड़ा जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं बहुत सारे मैंने आंसर चेक किए हैं, मान लो एथिक्स के काफ़ी सारे आंसर चेक किए हैं। उसमें पता है कई बार कोई एग्जाम्पल पर से तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है। अब बच्चा क्या सोचता है कि मैं तो एग्जाम्पल लिख के आया हूँ मेरा, लेकिन भाई डिमांड से तो मैच नहीं कर रहा है ना आपका एग्जाम्पल। ठीक है, आपने तो लिख दिया कि मैंने एग्जाम्पल लिख दिया वहाँ पे, यू आर सो हैप्पी, लेकिन जो क्वेश्चन की जो डिमांड थी सिटीजन चार्टर के अंदर, अगर आपने मान लीजिए आपने आरटीआई का एग्जाम्पल लिख दिया, तो इट इज़ नॉट मैचिंग ना। तो दिस इज हाउ लाइक सम टाइम यू हैव नॉलेज, और अगर वो नॉलेज पेरिफेरल एरियाज को भी टच कर रही है आपके आंसर में, तो इतनी इफेक्टिव नहीं है। सीधा टू द पॉइंट हिट करो आप जो उसने पूछा है, और अपनी लैंग्वेज को इतना ही सिंपल करो जिससे वो और भी इफेक्टिव लगे, रादर देन कम्बरसम और मेकिंग योर आंसर मोर ऑफ लाइक एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। दिस इज ये है आपकी दिक्कत। मैं कहना नहीं चाहता था आपको, लेकिन आपसे खुद मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था मैं, और आज आपने कह दिया इस चीज को। यू आर ट्राइंग टू आउटशाइन अदर्स, कि ये तो सभी कर रहे हैं, आई विल डू समथिंग एल्स। तो बेटा ये नहीं कि जो सभी कर रहे हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो करना चाहिए, दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू। ठीक है, जो करना चाहिए उतना कर लो, दैट इज सफिशियंट। अब उसे ज़्यादा करने के चक्कर में हम कई बार जो करना चाहिए ना उसको एक्सीड इस तरीके से कर जाते हैं कि वो ज़रूरत ही नहीं है उसकी हमको करने की। ठीक है, ये है असली चीज़, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये है ना ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जितना भी डूब जाओगे, यहाँ पे डूबना नहीं है, यू हैव टू फ्लोट, तैरना है आपको वहाँ पे। ठीक है, तो उतना ही यूज़ करना जितना एग्जाम की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से आपने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, बहुत ज़्यादा, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। क्योंकि पहले पहले के जो आंसर थे ना, और जहाँ पहले इतना रिजिड हो गए थे आपकी, मतलब जो बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर, तो बट नाउ देयर आर स्लाइट चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैनेज हो जाएंगी, जो करनी है, और प्रैक्टिस से चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। ये तो मैं बार बार कहूँगा और कहता रहूँगा कि ओवरलोड तो करोगे ना आंसर को, तो मैं बता दूंगा नहीं बहुत ज़्यादा कर रखे रखा है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक फ्लो लेके आओ आंसर के अंदर, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा फील गुड आना चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं, थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। और यही तो है, यही है। बिल्कुल सिंपल नहीं, आप आंसर लिख रहे हो आप, ठीक है, जो उसने डिमांड है उसकी आंसर को आपको एड्रेस कर रहे हो। देखो, हाँ, वो नहीं, वो वो आपके कोई कीवर्ड्स नहीं है, ठीक है, यू आर जस्ट यूजिंग सम जार्गन्स, फाइन। डेटरेंस इज ए कीवर्ड, नेशनल इंटरेंस इज ए कीवर्ड्स, ये हैं कीवर्ड्स। ठीक है, इसको इसको यूज करने से कोई इशू ही नहीं है। व्हेन यू आर यूजिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स जार्गन्स और वर्ड्स दैट इज एंड विच डजेंट मेक यू नो द आंसर क्लियर, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आप। ठीक है, और अगर हम एक आंसर के अंदर मतलब चार चार ऐसे कीवर्ड्स भी आप लिख रहे हो ना, तो फिर उससे ओवरलोड हो जाता है आंसर, कि भाई जो
आप क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो तो डाइल्यूट हो गया, फाइन। जस्ट बिकॉज यू नो दिस थिंग, कि मुझे पता है ना, आई वांट टू यूज दिस थिंग, इसका मतलब ये नहीं कि है आप सारी चीज़ें वहीं पे घुसा दोगे। ये चीज़ थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करनी है बस, थोड़ा सा अपने उसको अपने मन को समझाना कि नहीं यार, दिस मच इज सफिशिएंट एंड आई एम गोइंग टू यूज दैट। अरे ये समझो ना कि मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं तो आई एम नॉट राइटिंग द एग्जाम ना कि मैं तुमको ये बताऊंगा कि नहीं ये तो अच्छा लिख रहा है, इसको थोड़ा सा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि तो आप और अच्छा लिखो, आप और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है आप में, फाइन। तो जितने एफर्ट डाल रखे हैं, मैं उससे कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको कम करो, इसको और कर रहे हो आप, बस इतना ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जस्ट टू, हाँ जस्ट टू लाइक थोड़ा मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ओके। जो चीज़ें यूज़ करने की हैं वो मैं बता दूंगा, कैसे कैसे यूज़ करनी है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है, दैट आई विल टेल यू कि फैक्ट्स कौन कौन से फैक्ट्स कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे अकोमोडेट करने हैं, उसको क्लियरली लिखना है, वो चीज़ें होती हैं। एंड दैट्स आई एम गोइंग टू इनिशिएट सम काइंड ऑफ, जैसे हमने पहले, मैं आपको शायद आपने देखा होगा, मैं कुछ एक डॉक्यूमेंट शेयर करता था, आपने बोला था सर इसको आप शेयर कीजिए कीजिए, IR का कोई करंट अफेयर से उठाया, इफ़ यू रिमेंबर। हाँ 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 हाँ, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल जस्ट टेक वन टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक लूँगा थोड़ा बहुत उसके बारे में, आई विल जस्ट लिंक विद ऑल द IR थ्योरीज, एंड देन वी विल हैव वन दिस काइंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने ही उसको प्रिपेयर किया एंड आई पुट इन द ग्रुप, नो, मैं बेसिक्स बता के देन वील हैव द डिस्कशन कि भाई ये इस जगह पे क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, आर यू गेटिंग दिस थिंग। एक जूम सेशन हम कर लिया करेंगे, फाइन, मे बी वीक, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल चूज लाइक सम टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आ रहा है, जैसे नेपाल का इशू आ गया है अभी, ठीक है, जेनजी रिवोल्यूशन और जेनजी जो ये सोशल मूवमेंट का टॉपिक है ये, तो वील टेक दिस थिंग, वील डिस्कस द थ्योरी कि भाई डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं इसकी, देन वी विल डिस्कस दिस थिंग कि हाउ यू पीपल सी दिस थिंग, कौन सी थ्योरी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, वी विल हैव दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। उस डिस्कशन में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ डिस्कशन, and I think that is going to be benefit for you rather than I discussing every single thing here on some video. Are you getting this thing? A kind of active engagement हो जाएगा उसके अंदर, it will be some kind of dialogues that we can discuss। एक टॉपिक लिया, उसको थ्योरी से लिंक किया, उसके जो कीवर्ड्स एक्सप्लोर किए, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके। Let me end this session, then we'll discuss about that, okay?